म्यूचुअल फंड्स को लेकर अक्सर दिमाग में कई तरह की बातें घूमती हैं। कौन सी स्कीम में पैसा लगाएं, कितना रिटर्न मिलेगा, कहीं रिस्क तो नहीं ले लिया। दोस्त ने कहा कि ये वाली स्कीम अच्छी है, लेकिन बगल वाले शर्मा जी को दूसरी वाली स्कीम में भयंकर प्रॉफिट हुआ है, तो क्या उसमें इन्वेस्ट कर दें। लेकिन इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर ने तो कुछ और बताया था। कोई एडवाइज़र हायर कर लूँ क्या? टोटल मगजमारी। लेकिन यकीन मानिए, सारे फंडे बिल्कुल सिंपल हैं और आज इस वीडियो में हम आपको सिंपल तरीके से यही समझाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम उपासना है और आप देखना शुरू कर चुके हैं माला माल वीकेंड। ब्रॉट टू यू बाय पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक। म्यूचुअल फंड स्कीम्स की जो टाइप्स हैं उनके बारे में जानने से पहले मैं आपको एएमसी के बारे में बताती हूँ। एएमसी यानी कि एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, ये ऐसी इकाइयाँ हैं जो म्यूचुअल फंड बनाने या फिर टेक्निकल भाषा में कहूँ तो उन्हें इशू करने का काम करती हैं। बेसिकली यही वो कंपनी होती हैं जो आपका पैसा कलेक्ट करके बाजार में अलग अलग जगहों पर इन्वेस्ट करती हैं। इस सुविधा के बदले आपसे कुछ चार्ज भी लेती हैं। जो आपका रिटर्न बनता है उसका ये 1.5 से 2.5% हिस्सा हो सकता है। इसे एक्सपेंस रेशियो कहते हैं। HDFC, HSBC, ICICI, आदित्य बिरला, रिलायंस, टाटा कुछ ऐसी कंपनीज हैं जिन्होंने खुद अपनी एमसी खोल रखी है। मतलब हर एक कंपनी अपना अलग अलग म्यूचुअल फंड निकालती है। अलग अलग म्यूचुअल फंड से मतलब है सभी फंड्स डिफरेंट पर्पस के हिसाब से डिज़ाइन होते हैं। इन सभी टाइप्स को समझते हैं, लेकिन उससे पहले एक फंडा समझिए। कहीं भी इन्वेस्ट करते साइन मेनली 3 ज़रूरी चीज़ें देखनी होती हैं। पहला रिटर्न, दूसरा रिस्क और तीसरा टाइम। रिटर्न यानी कि कितना मुनाफा हो सकता है। आमतौर पर परसेंटेज में कैलकुलेट करते हैं रिटर्न। महंगाई दर अगर 6% है तो कोशिश करते हैं कि रिटर्न कम से कम तो इससे ज़्यादा बने। अगर महंगाई दर से ज़्यादा रिटर्न नहीं मिल रहा है तो इन्वेस्ट करने का कोई मतलब ही नहीं है। दूसरा पॉइंट रिस्क, यानी कि कितने चांसेस हैं कि आपके इन्वेस्ट किए हुए पैसे डूब जाएंगे, मतलब चले जाएंगे लॉस में। तीसरा है टाइम, यानी कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो कितने समय के लिए है। अब जितने भी टाइप्स के म्यूचुअल फंड अवेलेबल हैं उनमें इन्हीं 3 फैक्टर्स को चेक करना चाहिए। और अब आते हैं टाइप्स पर। सबसे पहले बात एसेट क्लास के बेसिस पर फंड्स को समझते हैं। एसेट का मतलब है हम अपना पैसा किस तरीके के ऑप्शन में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जैसे कि शेयर या फिर बॉन्ड। इस कैटेगरी को मेनली 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला, इक्विटी म्यूचुअल फंड। इस स्कीम में निवेशकों की जो रकम है वो सीधे कंपनीज के शेयरों में निवेश की जाती है। इसमें रिटर्न शेयर की परफॉर्मेंस पर डिपेंड करेगी। कम समय के लिए ये स्कीम रिस्क वाली हो सकती है, लेकिन अगर लंबे समय तक इसी स्कीम में बने हुए हैं तो इसे बेहतरीन रिटर्न देने वाला माना जाता है। जो निवेशक 10 साल तक इन्वेस्ट करने में कंफर्टेबल हैं वो इन म्यूचुअल फंड स्कीम में निवेश कर सकते हैं। दूसरा है डेट म्यूचुअल फंड। इसमें सरकारी और कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया जाता है, यानी उन्हें उधार दिया जाता है और उस पर जो ब्याज मिलता है उसी से आपका रिटर्न लौटाया जाएगा। मतलब रिटर्न फिक्स होता है। इक्विटी फंड की तुलना में ये कम रिस्की होते हैं, इसलिए रिटर्न भी उसके मुकाबले कम होता है। तीसरा है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। इस तरह के म्यूचुअल फंड्स में जो इक्विटी और डेट है उन दोनों में आपका पैसा निवेश किया जाता है। इस तरह से ये आपका रिस्क बैलेंस कर देते हैं, इसलिए इन्हें बैलेंस्ड फंड भी कहते हैं। यहाँ डाइवर्सिफिकेशन है, लेकिन रिटर्न में थोड़ा सा रिस्क है, इसलिए स्कीम चुनते वक्त अपने रिस्क कैपेसिटी ज़रूर एनालाइज कर लें। चौथा है मनी मार्केट म्यूचुअल फंड। ये एक किस्म का डेट फंड ही है। इसमें एएमसी आपके पैसों को शॉर्ट टर्म के लिए कंपनियों को उधार पर देती हैं। अगर आप एफडी का ऑल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं तो मनी मार्केट म्यूचुअल फंड बढ़िया ऑप्शन हो सकते हैं। वो कैसे? मान लीजिए आपके पास कोई लमसम अमाउंट है जिस पर सेविंग अकाउंट में नॉमिनल रिटर्न मिलेगा, लेकिन मनी मार्केट म्यूचुअल फंड में इन्हीं पैसों पर ज़्यादा रिटर्न कमा सकते हैं। इतना ही नहीं, STP यानी कि सिस्टमैटिक ट्रांसफ़र प्लान लगाकर डिपॉजिट को मनी मार्केट से उठाकर इक्विटी में भी मूव कर सकते हैं। दूसरा टाइप है रिस्क के बेसिस पर। रिस्क की कैटेगरी पर कई म्यूचुअल फंड्स डिज़ाइन किए जाते हैं। मतलब उनमें पैसा लगाने पर लॉस कितना हो सकता है ये देखकर तय किया जाता है। पहला है इस कैटेगरी के अंदर हाई रिस्क फंड। जैसा कि नाम से पता है, इस निवेश में रिस्क ज़्यादा है, लेकिन हाई रिस्क के साथ आता है हाई रिटर्न। इसमें ऐसे इक्विटी में निवेश किया जाता है जहां लॉस होने का रिस्क काफ़ी हाई होता है। इस किस्म के फंड में एक्टिव मैनेजमेंट और रेगुलर परफॉर्मेंस रिव्यू की ज़रूरत होती है। इस तरह के फंड में आपको 15 से 20% तक का रिटर्न मिल सकता है। दूसरा है मीडियम रिस्क फंड। मीडियम रिस्क फंड जिसे हम मॉडरेट रिस्क फंड या फिर बैलेंस्ड फंड भी कहते हैं, माने ऐसे फंड जिसमें आप रिस्क और रिटर्न को बैलेंस करके इन्वेस्ट करते हैं। इसमें स्टॉक, बॉन्ड और कैश इक्विवेलेंट में इन्वेस्ट किया जाता है। कैश इक्विवेलेंट यानी कि ऐसे एसेट जो कैश की तरह आसानी से या फिर कैश में बदले जा सकते हैं, वो जैसे कि कमर्शियल पेपर, शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट बॉन्ड्स, मनी मार्केट फंड्स।
और इसी कैटेगरी के अंदर जो तीसरा है वो है लो रिस्क फंड। ये कम जोखिम वाले निवेश होते हैं। इसमें हाई क्वालिटी कॉर्पोरेट बॉन्ड्स या फिर ऐसी इक्विटी में निवेश होता है जो स्टेबल होते हैं, उनमें कोई खास बदलाव यानी बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं देखने को मिलता है। फिर आता है वेरी लो रिस्क फंड। ये सबसे सेफ माना जाता है, जहां आप सरकारी बॉन्ड या फिर सिक्योरिटीज़ में निवेश करते हैं। इसमें कोई जोखिम नहीं होता क्योंकि रिटर्न का वादा खुद सरकार करती है, लेकिन रिटर्न अमाउंट जो है वो लगभग आपके बैंक डिपॉजिट या बैंक एफडी बराबर ही होता है। अब अगली कैटेगरी है इन्वेस्टमेंट टारगेट के बेसिस पर। कई लोग अपने फ्यूचर प्लान्स या फिर किसी जो फाइनेंशियल गोल है उसे ध्यान में रखते हुए इन्वेस्टमेंट करते हैं। जैसे किसी को घर खरीदना होता है, किसी को गाड़ी खरीदनी होती है, तो कुछ को पैसे से पैसा बनाना होता है। मतलब हर निवेशक का एक एम होता है। इन्हीं गोल को ध्यान में रखते हुए कई तरह के म्यूचुअल फंड्स हैं जहां निवेश किया जा सकता है। इसके अंदर आता है ग्रोथ फंड। ग्रोथ फंड का पोर्टफोलियो काफ़ी डाइवर्सिफाइड होता है। इसमें ऐसी कंपनियों के शेयरों में पैसा लगाया जाता है जो बाजार में स्टेबल हो। इसमें डिविडेंड पे आउट यानी कि मुनाफा कम या ना के बराबर होता है। ग्रोथ फंड उन निवेशकों के लिए बेहतर ऑप्शन है जिन्हें लंबे समय तक रुककर अपनी पूंजी की बढ़ोतरी की उम्मीद होती है, यानी अपना वेल्थ बढ़ाना होता है। निवेशक कंपनी की ग्रोथ की कैपेसिटी पर भरोसा करते हुए अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं। इसी कैटेगरी में दूसरा टाइप है इनकम फंड, यानी एक कंसिस्टेंट इनकम के सोर्स की तरह काम करता है ये फंड। इसमें ना तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा ना एक्सट्रीम लॉस होगा। इसमें जो भी रिटर्न मिलता है वो स्थिर होता है, स्टेबल होता है। आमतौर पर इस फंड में जो पैसे आते हैं वो बॉन्ड, डिपॉजिट के सर्टिफिकेट जैसी चीज़ों पर निवेश किए जाते हैं। ये सरकारी या कॉर्पोरेट दोनों तरह के बॉन्ड हो सकते हैं। इसके अलावा डिविडेंड पेमेंट वाले स्टॉक्स या कैश डिपॉजिट में भी निवेश किया जा सकता है। अगर आपको कम समय के लिए इन्वेस्ट करके हाई रिटर्न चाहिए तो लिक्विड फंड चुन सकते हैं। इसमें शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल पेपर और डिपॉजिट ऑफ सर्टिफिकेट में निवेश किया जाता है जो 91 दिनों जितने कम मैच्योरिटी पीरियड के लिए भी अवेलेबल होते हैं। अगला टाइप है हमारा टैक्स सेविंग फंड। इस तरह के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके आप ना सिर्फ अपने पैसे ग्रो करा सकते हैं बल्कि टैक्स भी बचा सकते हैं सेक्शन 80C के तहत मैक्सिमम 1.5 लाख। हालांकि इन फंड्स में 3 सालों का लॉक इन पीरियड होता है, यानी अगले 3 सालों तक आप अपने पैसे नहीं निकाल पाएंगे। एक और बात, कुछ लोग टैक्स सेविंग फंड को ELSS भी कह देते हैं, लेकिन इन दोनों में एक छोटा सा अंतर है। ELSS का फुल फॉर्म होता है इक्विटी लिंक्ड सेविंग्स स्कीम, और इस तरह के टैक्स सेविंग फंड की सबसे बड़ी पहचान ये है कि इसमें इन्वेस्ट किए गए पैसों का कम से कम 90% शेयर मार्केट या यूं कहें कि इक्विटी में लगाना ज़रूरी है। इसीलिए तो इन्हें इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम कहा जाता है। यूं सभी ELSS टैक्स सेविंग फंड हैं, लेकिन सभी टैक्स सेविंग फंड ELSS हों ये ज़रूरी नहीं है। अगला टाइप है अग्रेसिव ग्रोथ फंड। इन फंड्स में इन्वेस्टर्स के पैसे उन शेयरों में लगाए जाते हैं जो बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं लेकिन हाई रिटर्न के साथ हैं, तो इसलिए इसमें रिस्क भी हाई होता है। अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश करने की शुरुआत में थोड़ा सेफ प्ले करना चाहते हैं, यानी कि शुरुआती दौर में कोई रिस्क नहीं उठाना चाहते, तो कैपिटल प्रोटेक्शन ओरिएंटेड फंड बेहतर ऑप्शन होगा। यहाँ निवेश इक्विटी के साथ साथ डेट फंड में भी किया जाता है। डेट फंड, जैसा हमने पहले ही बताया था, डेट म्यूचुअल फंड में सरकारी और कॉर्पोरेट बॉन्ड में निवेश किया जाता है जहाँ से निश्चित इनकम आपकी तय होती है। फिक्स्ड मैच्योरिटी फंड, ये ऐसे फंड होते हैं जिनमें मैच्योरिटी की तारीख फिक्स्ड होती है जो 1 महीने से 5 साल तक हो सकती है। यहाँ निवेश ऐसे डेट फंड में किया जाता है जिनकी मैच्योरिटी प्रोफाइल एक जैसी होती है। डेट म्यूचुअल फंड, जैसा हमने पहले बताया, यहाँ सरकारी और कॉर्पोरेट बॉन्ड में निवेश किया जाता है। अगला है पेंशन फंड। रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए अगर म्यूचुअल फंड को ऑप्शन में रखना चाहते हैं तो पेंशन फंड चूज कर सकते हैं। पेंशन फंड का पोर्टफोलियो काफ़ी डाइवर्सिफाइड होता है रिस्क और रिटर्न में बैलेंस के साथ, ताकि एक तय उम्र के बाद आप लगातार पेंशन के तौर पर अपनी कमाई मेंटेन कर सकें इन फंड्स के जरिए। अगला टाइप है स्ट्रक्चर के बेसिस पर। किसी भी म्यूचुअल फंड में एंट्री और एग्जिट के भी उसूल होते हैं। कुछ में बाहर निकलने के लिए कोई शर्त नहीं होती, जब मन करे तब एग्जिट ले सकते हैं, लेकिन कुछ में नहीं। इसके आधार पर भी कई स्कीमें हैं, जैसे कि ओपन एंडेड फंड। इसमें आप कभी भी एंटर कर सकते हैं और कभी भी पैसा निकाल कर टाटा बाय बाय कर सकते हैं, कोई फिक्स्ड मैच्योरिटी पीरियड नहीं होता है। लेकिन दूसरा है क्लोज एंडेड फंड। इस तरह की स्कीम में तभी एंटर कर सकते हैं जब कंपनी NFO लेकर आती है, यानी कि न्यू फंड ऑफर करती है। हालांकि निकलने के लिए 3 से 5 साल का फिक्स्ड मैच्योरिटी पीरियड होता है। अब सवाल ये कि NFO क्या होता है? एसेट मैनेजमेंट कंपनी अपनी म्यूचुअल फंड स्कीम को बेचने के लिए शुरुआत में NFO निकालती है ताकि निवेशक नए तरह के म्यूचुअल फंड स्कीम्स सब्सक्राइब कर सकें। ठीक वैसे ही जैसे कोई कंपनी पहली बार शेयर बाजार में लिस्ट होने के लिए अपना IPO लाती है, वैसे ही NFO होता है। सेबी के अनुसार NFO आमतौर पर बाजार में 15 से 30 दिनों के बीच एक्टिव रहते हैं। अगला फंड है इंटरवल फंड। ये ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड फंड का कॉम्बिनेशन होता है। इंटरवल फंड में NFO आने के वक्त निवेश किया जा सकता है। इसमें आप निर्धारित समय में ही स्कीम के यूनिट्स को खरीद या बेच सकते हैं। जैसे कोई स्कीम साल भर क्लोज एंडेड स्कीम होती है लेकिन किसी एक महीने में ओपन एंडेड स्कीम बन जाती है।
इंटरवल फंड ज़्यादा पॉपुलर तो नहीं है और इंडिया में ऐसी कम ही स्कीमें हैं। अगला टाइप है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के बेसिस पर। अब तक आपने तरह तरह की स्कीम्स के बारे में जाना जो अलग अलग निवेश के उद्देश्यों स्ट्रक्चर के बेसिस पर थी। अब आपका पोर्टफोलियो कैसा बने, इसके आधार पर भी म्यूचुअल फंड स्कीम को डिवाइड किया गया है। एक्टिव फंड में जो फंड मैनेजर्स का रोल होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपके इन्वेस्टमेंट गोल के हिसाब से पोर्टफोलियो तैयार करते हैं और समय समय पर इनमें चेंज करते रहते हैं। यहाँ बेंचमार्क इंडेक्स पहले से तय होता है। फंड मैनेजर्स को बेंचमार्क से बेहतर परफॉर्म करने का टारगेट दिया जाता है। बेंचमार्क इंडेक्स एक मानक होता है जो आपको ये समझने में मदद करता है कि वो फंड कैसा परफॉर्म कर रहा है। फंड मैनेजर्स के पास अलग अलग ऑब्जेक्टिव होते हैं। किसी की कोशिश होती है ज़्यादा रिस्क लेने की लेकिन बेहतर रिटर्न पाने की, कोई बड़ी कंपनीज में निवेश करके बेहतर रिटर्न पाना चाहता है। एक्टिव फंड में एक्सपेंस रेशियो जो है वो पैसिव फंड के मुकाबले ज़्यादा होता है। एक्सपेंस रेशियो मतलब कि वो खर्चा जो आपके पैसों को सही जगह पर निवेश करने के बदले में एसेट मैनेजमेंट कंपनीज आपसे लेती हैं। इसी में दूसरा टाइप है पैसिव फंड का। यहाँ फंड मैनेजर को एक्टिव होकर के काम नहीं करना पड़ता। ये फंड एक काम करते हैं, कोई स्पेसिफिक इंडेक्स चुन लेते हैं और उनमें जो शामिल कंपनियां हैं उसी रेशियो में इन्वेस्ट करते हैं। जैसे निफ्टी 50 पैसिव इंडेक्स फंड, ये फंड निफ्टी 50 इंडेक्स को ट्रैक करेगा। निफ्टी 50 इंडिया की टॉप 50 कंपनियों को रिप्रेजेंट करता है। निफ्टी 50 पैसिव इंडेक्स निफ्टी 50 में शामिल कंपनियों और उनके वेटेज के हिसाब से इन्वेस्ट करेगा। इंडिया में सेंसेक्स और निफ्टी का इंडेक्स फंड काफ़ी पॉपुलर है। पैसिव फंड एक्सपेंस रेशियो एक्टिव फंड की तुलना में कम है क्योंकि यहाँ फंड मैनेजर्स का काम कम हो जाता है। अगली कैटेगरी है मार्केट कैप के आधार पर। म्यूचुअल फंड्स के टाइप्स में सबसे पॉपुलर और बेसिक कैटेगराइजेशन जो है वो इसी टाइप के कैटेगरी पर देखा जाता है। इसमें मेनली 3 कैटेगरी होती है, लार्ज, मिड और स्मॉल। लार्ज कैप म्यूचुअल फंड, इस स्कीम में एसेट का एक बड़ा हिस्सा ऐसी कंपनीज के शेयर में लगाया जाता है जो नामी गिरामी होती हैं, बाजार में जिनकी अच्छी पहचान होती है। लार्ज कैप कंपनीज का मार्केट कैप 20,000 करोड़ से ज़्यादा होता है। लार्ज कैप म्यूचुअल फंड बाकियों की तुलना में कम रिस्की होते हैं। फिर आता है मिड कैप म्यूचुअल फंड। इसमें सेबी के क्लासिफिकेशन के हिसाब से 101 रैंक से 250 रैंक में आने वाली कंपनियों के शेयरों में इन्वेस्टमेंट होता है। इन कंपनीज का मार्केट कैप 5,000 करोड़ से 20,000 करोड़ के बीच होता है। इन मीडियोकर कंपनियों में रिस्क और रिटर्न दोनों औसत होता है। फिर आती है तीसरी कैटेगरी स्मॉल कैप फंड। इसमें फंड का बड़ा हिस्सा स्मॉल कैप कंपनियों के शेयरों में लगता है। ऐसी कंपनी का मार्केट कैप 5,000 करोड़ से कम होता है। इनमें रिस्क और रिटर्न दोनों की संभावना ज़्यादा होती है। इसके अलावा कुछ विशेष किस्म के म्यूचुअल फंड भी होते हैं। शुरुआत में हमने आपको इक्विटी फंड्स के बारे में बताया था। इक्विटी फंड्स में भी कुछ फंड सेक्टर स्पेसिफिक बने होते हैं। उदाहरण के लिए टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर या फिर एनर्जी। इन फंड्स में एक सेलेक्टेड सेक्टर की कंपनियों में इन्वेस्टमेंट किया जाता है। फंड्स ऑफ फंड्स, ऐसे म्यूचुअल फंड जहां आपको दूसरे म्यूचुअल फंड्स में निवेश करने का ऑप्शन मिलता है, यानी कि काफ़ी डाइवर्सिफाइड तरह की स्कीम। अगला है इमर्जिंग मार्केट फंड। यहाँ भारत जैसे विकासशील देशों की ऐसी कंपनीज के सिक्योरिटीज़ को चुना जाता है जिनमें निवेश किया जाए और जिनमें आगे बेहतर परफॉर्म करने का पोटेंशियल हो। ये कभी कभी जोखिम भरा भी निवेश होता है, इसलिए सावधान रहने की ज़रूरत है। ग्रोथ और इमर्जिंग मार्केट फंड के बीच में कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ ग्रोथ फंड स्टेबल कंपनीज में इन्वेस्ट करती हैं, वहीं इमर्जिंग मार्केट फंड तेज़ी से बढ़ रहे देशों की कंपनीज में निवेश करता है। इसके बाद आता है इंटरनेशनल या फॉरेन फंड। इस तरह के फंड से आपको ग्लोबल मार्केट की कंपनियों में एक्सपोजर मिलता है। इसमें निवेशक विदेशी कंपनियों में निवेश करते हैं। अगर इन्वेस्टमेंट का होराइजन लंबा है, माने 5 साल से ऊपर है, तो इस तरीके के फंड्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं और ग्लोबल मार्केट में अच्छा कर रही कंपनीज के शेयरों का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ये था म्यूचुअल फंड स्कीम्स का मोटा मोटा खाका कि कितने तरह के मेजरली म्यूचुअल फंड होते हैं, म्यूचुअल फंड क्या हैं, कितने तरह के होते हैं, जानने के बाद अब बारी है निवेश की। अगले वीक मालामाल वीकेंड के एपिसोड्स में इन्वेस्टमेंट के प्रोसेस पर बात करेंगे। डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे, प्रोसेस क्या है। अगर हमसे कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट छूट रहा है या आपके मन में कोई सवाल है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। बाकी आज का ये जो स्क्रिप्ट, ये जो जानकारी है, ये लिखी थी हमारे साथी प्रगति चौरसिया ने, और आप देखते रहिए द लल्लन टॉक। शुक्रिया।